यहाँ पे हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तो जैसे अगर सिंपल एक इंटीजर वेरिएबल है तो हम लोग ऐसे सिंपली अगर जीरो से इनिशियलाइज करना है तो तीन तरीका है। ऐसे जीरो से डायरेक्ट जीरो असाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ब्रेसेस करके असाइन कर सकते हैं। इस तरह से दो तरह से। तो ये दोनों तरीके अगर हम लोग यूज करेंगे दोनों तरीका तो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू देना है तो एक सी स्टाइल इनिशियलाइजेशन ये है। और ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर कर्ली ब्रेसेस यूज करके भी कर सकते हैं। और इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करके कर्ली ब्रेसेस में एक डाल के वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो ऐसे तीन चार तरह से हम लोग सीपीपी में इनिशियलाइज कर सकते हैं एक वेरिएबल को। तो यहाँ पे सीपीपी में ही एक्चुअली ब्रेसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं। सी में हम लोग डायरेक्ट असाइनमेंट ही यूज़ करते हैं। तो जो सीपीपी नया स्टार्ट करते हैं उन लोगों को थोड़ा नया लगता है ये ब्रेसेस यूज़ करना, कर्ली ब्रेसेस। तो ये यूज़फुल कहाँ पे होता है ज़्यादा? ऐसे तो एक्स सिंपली अगर इंट एक्स है तो मैं कैसे भी करके इनिशियलाइज कर सकता हूँ, पर ये यूज़फुल ज़्यादा कहाँ पे वो देखते हैं। तो क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में एक इंटीजर है और देन एक कैरेक्टर एरे है, फिर एक एसटीडी स्ट्रिंग यूज किया हमने, देन एक वेक्टर है, वेक्टर ऑफ इंटीजर्स। अब क्या किया हमने कि एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको बहुत सारे लोग जो कि सी में यूज कोड लिखते हैं, बहुत बहुत टाइम से अगर सी में कोड लिखते हैं, तो वो लोग अगर नया नया सीपीपी में आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के स्ट्रक्चर को भी मेम सेट ही करते हैं। मतलब अगर सिंपल स्ट्रक्चर होता, सपोज मैं ये दोनों डेटा हटा दूं, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, ये सी स्टाइल का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें एसटीडी स्ट्रिंग नहीं है, वेक्टर नहीं है, ये सब चीज सीपीपी में ऐड हुआ है, एसटीडी स्ट्रिंग और स्ट्रक्चर और वेक्टर और एसटीएल को और भी मेंबर्स जो भी है। अगर मैं स्ट्रक्चर में ना डालूं तो ये सी स्टाइल डेटा टाइप है पूरा। तो इसके लिए हम लोग अगर इसको जीरो से सब सारे मेंबर्स को जीरो से इनिशियलाइज करना है तो हम लोग मेमसेट यूज करते थे सी में। तो सीपीपी में अगर कुछ नया मेंबर्स ऐड करते हैं, सपोज हम लोग एसटीडी स्ट्रिंग यूज करते हैं या वेक्टर यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम होता है। एसटीडी स्ट्रिंग केबल सपोज यूज करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम इसको मेमसेट करें तो एसटीडी स्ट्रिंग के केस में ये अगर मेमसेट करेंगे तो क्या होगा कि ये क्रैश हो जाता है, हमारा कोड क्रैश हो जाता है। और वेक्टर के केस में क्रैश तो नहीं होता, पर कुछ केसेस ऐसा है जहाँ पे वेक्टर के केस में भी हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो एक्चुअली क्यों नहीं मेमसेट यूज करना चाहिए, उसका कारण है कि कि ये एसटीएल मेंबर्स के लिए एक्चुअली बना नहीं था। मेमसेट ये सी स्टाइल डेटा टाइप के लिए ही बना था, पर हम लोग अगर एसटीएल में भी इसको यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। बस मेमसेट क्या करता है पहले ये जानना जरूरी है। अगर हमने सपोज 10 बाइट्स अलोकेट किया है, 1000 to 1010 ऐसे करके अगर अलोकेट किया हमने, तो क्या होगा, 1010 तक अगर एलोकेट किया और उसको हम मेमसेट करते हैं, यहाँ से ये स्टार्टिंग लोकेशन होता है स्ट्रक्चर का, और यहाँ पे साइज लेते हैं कि कितना बाइट्स को जीरो सेट करना है। तो अगर हमने 10 बाइट्स एलोकेट किया तो 10 का 10 बाइट्स को अगर हम जीरो सेट करना चाहते हैं तो मेमसेट यूज कर सकते हैं इस केस में। तो ये पूरे जितना मेमोरी है सबको जीरो से सेट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम लोग एसटीडी स्ट्रिंग यूज करते हैं या वेक्टर यूज करते हैं, तो ये जो एसटीडी स्ट्रिंग और वेक्टर है वो एक्चुअली सिंपल डेटा टाइप नहीं है। उसमें क्या है, ये एसटीडी स्ट्रिंग एक क्लास है, और जब हम एक ये क्लास क्या है मुझे नहीं पता, ये किस तरह का क्लास है मुझे नहीं पता,
वैसे ही वेक्टर भी एक क्लास है। हम लोग जब जब वेक्टर का एक वेक्टर डी करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने वेक्टर डी किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये एक्चुअली वेक्टर जो है यहाँ पे एक क्लास है। तो मुझे नहीं पता वेक्टर के क्लास में क्या क्या है। सपोज जब हम लोग अपना एक वेक्टर सपोज इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वेक्टर क्लास जनरली हम लोग ऐसे बनाते हैं। अगर वेक्टर है ये क्लास, तो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि वेक्टर एक डायनेमिक एरे होता है, तो हम लोग सब एक एक पॉइंटर यूज करते हैं जो कि उस डायनेमिक एरे को पॉइंट करेगा, और एक एक कैपेसिटी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रखते हैं, और एक रखते हैं साइज। साइज क्यों रखते हैं कि साइज देखता है कि कितना एलिमेंट्स अभी उस वेक्टर में है, मैंने कितना पुश बैक किया है, तो वो साइज है। कैपेसिटी क्या है कि मैंने कितना मेमोरी एलोकेट किया है, तो वो हम साइज से ज़्यादा हमेशा रह सकता है या साइज के इक्वल रह सकता है। मतलब सपोज हमने यहाँ पे एक इंटीजर, सपोज हमने क्या किया, एक इनिशियली जब वेक्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो क्या कर रहे हैं कि सपोज एक एलिमेंट के लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। मतलब अगर एक भी एलिमेंट अभी पुशबैक नहीं भी किया वेक्टर में, तब भी हम लोगों ने क्या कर लिया कि एक 4 बाइट एलोकेट कर लिया टू सेव वन इंटीजर। तो तो इस केस में अभी क्या है कि हमने 4 बाइट एलोकेट किया, तो हमारा कैपेसिटी जो है वो एक इंटीजर को सेव करने का है, तो कैपेसिटी जो होगा हमारा वो होगा 1, और साइज जो होगा वो होगा 0, क्योंकि हमने अभी तक कोई इंटीजर इसमें इंसर्ट नहीं किया इस वेक्टर में। ये पूरा जो लोकेशन है वो खाली है, बस हमने एडवांस में वो 4 बाइट एलोकेट करके रखा है कि कोई इंटीजर अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो क्या है कि ये जो 4 बाइट है उसको पॉइंट करेगा ये ptr। अभी 4 बाइट है, बाद में बढ़ भी सकता है, मैं अगर और भी इंटीजर पुश बैक करूँ इस वेक्टर में, तो ये बढ़ता जाएगा जितना लोकेशन है। ये सारे हीप में एलोकेट होता है, क्योंकि हम लोग रन टाइम पे क्रिएट करते हैं मेमोरी वेक्टर के केस में, क्योंकि ये डायनेमिक एरे है। तो ये ptr जो है वो इस 4 बाइट को पॉइंट कर रहा है। अब क्या करते हैं कि ये हम जब वेक्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब हम वेक्टर डी कर रहे हैं, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेक्टर को वेक्टर डी कर रहे हैं, और उसको मैं अगर मेमसेट करता हूँ, तो मेमसेट करने से क्या होता है कि इस क्लास का जितना मेंबर है सब 0 से सेट हो जाता है, 0 सेट हो जाता है सब। तो क्या होगा जब ptr, जब पॉइंटर को 0 सेट करेंगे, मतलब वो एक तरह से नल पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा, और कैपेसिटी भी 0 हो जाएगा, और साइज भी 0 हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगा कि हमने जो मेमोरी एलोकेट करके रखा था और उसको हमने ptr से पॉइंट किया था, तो हमने उस मेमोरी को डीएलोकेट करने के बजाय, करने से जस्ट पहले हमने अपने पॉइंटर को नल ptr सेट कर दिया। तो अब जब हमारा जो वेक्टर यहाँ पे हमने क्रिएट किया, जो ऑब्जेक्ट उसमें वेक्टर भी था, तो जब ये स्कोप से बाहर जाता है तब इसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हर एलिमेंट का अलग अलग डिस्ट्रक्टर, जैसे अगर ये stl का है कोई मेंबर, तो क्या जैसे ये क्लास है, std स्ट्रिंग एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, std वेक्टर d एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का क्लास। तो जैसे स्कोप से बाहर जाता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। पर यहाँ पे क्योंकि हमने ptr को नल ptr सेट कर दिया, तो क्या होगा कि जब डिलीट करने जाएगा डिस्ट्रक्टर में इस ptr को, मतलब इस मेमोरी को डिलीट करने जाएगा, तो क्योंकि ये नल ptr सेट है, तो किसी को डिलीट नहीं कर पाएगा, और ये जो है मेमोरी लीक हो जाएगा, इसको कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था वो अब नल ptr हो चुका है, क्योंकि हमने मेम सेट कर दिया 0 सेट कर दिया पूरे को। तो वो एक प्रॉब्लम होता है। अगर हमने वेक्टर में बहुत सारा एलिमेंट इंसर्ट कर दिया,
उसके बाद अगर मेमसेट यूज करते हैं तब एक और प्रॉब्लम होगा, मतलब सिमिलर ही प्रॉब्लम होगा मेमोरी लीक का ही, क्योंकि मेमसेट हम लोग दो पर्पस से करते हैं। एक पर्पस होता है हमारा कि हम लोग एक मेमोरी एलोकेट करते हैं और उसको जीरो से इनिशियलाइज करने के लिए सारे मेमोरी जितना बाइट्स है सारे को जीरो से इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग मेमसेट यूज करते हैं। दूसरा ये होता है कि हम लोग एक मेमोरी ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उसको यूज कर रहे थे, वापस रीयूज करना चाहते हैं उस मेमोरी को। उस केस में अगर किसी ने उस मेमोरी के ऊपर कुछ डेटा स्टोर करके रखा है तो उसको वापस से जीरो सेट करने के लिए और वापस से रीयूज करने के लिए हम लोग उसको जीरो सेट करते हैं पहले, और जो भी डेटा रहता है उसको रीसेट करते हैं जीरो के साथ। तो उसके लिए भी मेमसेट यूज करते हैं। तो अगर एक वेक्टर था और वेक्टर में हमने 10 एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, मतलब 10 इंटीजर सपोज इंसर्ट कर दिया, तो हमारे पास मिनिमम 40 बाइट्स हमने एलोकेट कर लिया। और 40 बाइट्स एलोकेट कर लिया और उसको अगर मेम सेट कर देते हैं जीरो से, तो क्या होगा, जो पॉइंटर उस 40 बाइट को पॉइंट कर रहा था उसको हमने नल पीटीआर कर दिया जीरो से असाइन करके। तो वो 40 बाइट को कोई फ्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पॉइंटर यूज करना था फ्री करने के लिए, जो कि अब नल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा मेमोरी लीक होगा। और तो वेक्टर का तो हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन पता होता है कि जनरली ऐसे होता है, पर एसटीडी स्ट्रिंग का क्लियर नहीं है कि कैसे अंदर से अंदर में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो जब भी वो उसको करते हैं ना मेमसेट, तो क्रैश हो जाता है हमारा कोड, क्योंकि वो भी एक क्लास है जिसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं करना चाहिए उसको मेमसेट, जब तक मुझे नहीं पता मैं किसको मेमसेट करने जा रहा हूँ तब तक नहीं करना चाहिए। तो उस केस में क्रैश हो जाता है। तो बोला जाता है कि जितना सी प्लस प्लस स्टाइल का मेंबर्स है उसको मैं मेमसेट ना करूं, ये सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वेक्टर या स्ट्रिंग सब एक क्लास है। तो क्लास में जितना सारा एलिमेंट है, जैसे ये क्लास है, ये सब एलिमेंट है, तो सब जीरो सेट हो सकता है, हो जाएगा। और फिर उसका बिहेवियर फिर अनडिफाइंड बिहेवियर हो जाएगा, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वैसा बिहेवियर होना शुरू हो सकता है उसका। तो एक्चुअली मेमसेट सीपीपी स्टाइल वाले डेटा टाइप के लिए बना ही नहीं है। तो हमारा ऑल्टरनेटिव क्या है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने अपनी स्ट्रक्चर वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को अगर मुझे इनिशियलाइज करना है जीरो से, तो मैं कैसे इनिशियलाइज करूं? तो उसका एक बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर, जैसे इस केस में हमारा माई स्ट्रक्ट नाम है स्ट्रक्चर का, तो हम लोग ऐसे सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद जब हम अपने इसको स्ट्रक्चर के मेंबर्स को प्रिंट करेंगे, तो m.a करेंगे तो क्या होगा, a एक इंटीजर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अगर m.b करेंगे तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कैरेक्टर एरे है, और इसका सारे एलिमेंट्स को ये ऐसे ऐसे लिखने से, कर्ली ब्रेसेस यूज करने से नल कैरेक्टर से फिल कर देगा, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। m.c करेंगे तो क्या करता है, कर्ली ब्रेसेस यूज करने से इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने बोला ये क्लास डिफाइंड है, प्री डिफाइंड एक क्लास है, तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और एक ब्लैंक स्ट्रिंग से इनिशियलाइज हो जाता है। फिर वेक्टर है, वेक्टर का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और इसको भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, और ये जीरो से इनिशियलाइज हो जाता है। मतलब वेक्टर में अगर हमने कोई मेमोरी लोकेट किया है, वो सब में जाके जीरो सेट कर देंगे, पर पॉइंटर को जीरो सेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट मेम सेट कॉल नहीं कर रहे हैं। मेम सेट करते तो पॉइंटर को नल पीटीआर कर देते इस केस में, इस पॉइंटर को। पर क्या हो रहा है, हम वेक्टर के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। ये कर्ली ब्रेसेस इंटरनली वेक्टर के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, एसटीडी स्ट्रिंग के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, और वो लोग उसको अपने मेंबर्स को जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। तो इस तरह से लिखना ज्यादा सही है, इस तरह से। और अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है जो कि जिसमें कुछ वैल्यू ऑलरेडी सेट हो चुका है और उसको हम रीसेट करना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे इस तरह से कर सकते हैं वापस से जीरो करने के लिए।
जैसे मैंने बोला ना कि एक मेमोरी ऑलरेडी लोकेटेड है और वो यूज़ किया हुआ है, उसमें कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है और वापस से हम लोग उसको रीसेट करना चाहते हैं ज़ीरो से, वापस से रीयूज़ करना चाहते हैं, तो उससे पहले ज़ीरो से सेट करना ज़्यादा सही है, नहीं तो पुराना वैल्यू गार्बेज वैल्यू मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को इस तरह से कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ करके सेट कर सकते हैं।